बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। केमिकल काइनेटिक्स में हमने लास्ट टॉपिक जो स्टडी किया था वो था कोलिशन थ्योरी। कोलिशन थ्योरी ने हमें कहा था कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करना चाहता है, ऑकर होना चाहता है, तो उसके लिए रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स को टकराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मॉलिक्यूल्स टकराएंगे नहीं तो प्रोसेस कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा और कभी भी हमें प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। फिर हमने कहा था कोलिशन दो टाइप्स के होते हैं, इफेक्टिव और इनइफेक्टिव। इफेक्टिव कोलिशंस वो जिससे प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स बन जाए, इनइफेक्टिव कोलिशंस वो जिससे प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स ना बने। लास्ट में हमने तीन कंडीशंस की बात की थी कोलिशन थ्योरी के हवाले से। अगर कोई रिएक्शन मुकम्मल होना चाहता है तो पहला जो उसके लिए शर्त या उसके लिए जो पहली कंडीशन थी वो ये थी कि मॉलिक्यूल्स को ज़रूर कोलाइड होना होगा। अगर के पास सफिशेंट अमाउंट में एनर्जी है कि वो पुराने बॉन्ड्स तोड़ दे और नए बॉन्ड्स बना ले तो वो प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। और थर्ड जो कंडीशन थी वो ये थी कि मॉलिक्यूल्स को हमेशा एग्जैक्ट एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन में कोलाइड करना होगा, वरना किसी और ओरिएंटेशन में अगर वो कोलाइड करेंगे तो प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। आज हमारा टॉपिक है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट है क्या चीज़? ट्रांजिशन स्टेट जब भी दो रिएक्टेंट्स या रिएक्टिंग सब्सटेंसेस आपस में टकराएंगे तो टकराने की वजह से उनके पुराने बॉन्ड्स वीक पड़ जाएंगे और नए बॉन्ड्स आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू हो जाएंगे। तो रिएक्टेंट्स के एटम्स या जो मॉलिक्यूल है उसके एटम्स के दरमियान बॉन्ड्स वीक होंगे और एक रिएक्टेंट और दूसरे रिएक्टेंट के एटमों के दरमियान बॉन्ड्स बनना आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाएंगे। इस स्टेज में ये मॉलिक्यूल इंतहाई हाई एनर्जी पोजेस करेगा और ये हाईली अनस्टेबल होगा। ये एक इंतहाई कम लम्हे के लिए बन रहा होता है। इस स्टेट में मॉलिक्यूल को हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। द अनस्टेबल हाई एनर्जी स्पीशीज which is formed by collision of reactant molecules is called an activated complex or transition state. It is short lived. ये इंतहाई कम अरसे के लिए बनता है। मिली सेकंड के लिए आप बोल सकते हो, माइक्रो सेकंड या आप बोल सकते हो नैनो सेकंड के लिए ये बन सकता है। डिकम्पोजेज इमीडिएटली इनटू प्रोडक्ट्स। ये उसी वक्त डिकम्पोज हो जाएगा प्रोडक्ट में। ज़रूरी नहीं है कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, कभी कभार वापस ट्रांजिशन स्टेट से मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, बैकवर्ड रिएक्शन हो जाता है। लेकिन हमने यहाँ पर क्योंकि हमने रिएक्शन की बात करनी है कि वो प्रोडक्ट कैसे बनते हैं तो हमने इस वजह से सिर्फ प्रोडक्ट लिखा हुआ है। रिएक्टेंट्स को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होगी जिसके ज़रिए वो अपने पुराने बॉन्ड्स वीक कर ले और नए बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग करते जाए। ये जो एनर्जी है वो एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी और ये कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में। जब काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो मॉलिक्यूल्स स्लो हो जाएंगे। अब स्लो होने की वजह से वो एक दूसरे के करीब पहुंचकर पोटेंशियल एनर्जी मतलब बॉन्ड्स बनाने की कोशिश करेंगे। अगर ये पोटेंशियल एनर्जी जो इनके अंदर डेवलप हो चुकी है वो एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल हो या उससे ज़्यादा हो तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अगर ये एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से कम हो तो मॉलिक्यूल वापस एक दूसरे से दूर चले जाएंगे और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाएगा। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के अंदर पार्शियल बॉन्डिंग्स होते हैं। कौन कौन से पार्शियल बॉन्डिंग्स? ऐसे बॉन्डिंग्स जो रिएक्टेंट्स के दरमियान मौजूद है उस तरह के भी वीक बॉन्ड्स होते हैं और जो प्रोडक्ट्स के दरमियान बॉन्ड्स है उस तरह के भी वीक बॉन्ड्स होते हैं। जब ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगा तो फिर दो इम्कानात है, या तो वापस ओरिजिनल बॉन्ड्स बन जाएंगे और वापस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर नए बॉन्ड्स बन जाएंगे, पुराने टूट जाएंगे और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। Both forward and reverse reactions produce the same activated complex। ये एक important बात है।
अगर मैं एक रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेकर जा रहा हूं तो जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, अगर मैं उसी रिएक्शन को प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट्स के साइड पर लाना चाहूं तो दरमियान में जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा दोनों सेम होंगे। रिएक्टेंट्स के साइड से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा और प्रोडक्ट्स के साइड से रिवर्स डायरेक्शन में जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा वो दोनों सेम होंगे। ट्रांजिशन स्टेट के हवाले से कहा जाता है कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में पार्शियली ब्रोकन और पार्शियली बने हुए बॉन्ड्स होते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक रिएक्टेंट है A, दूसरा रिएक्टेंट है B। ये दो मॉलिक्यूल्स है, रिएक्टेंट A के और रिएक्टेंट B के। एक मॉलिक्यूल रिएक्टेंट A का और एक मॉलिक्यूल रिएक्टेंट B का। यहाँ पर जो बॉन्ड्स है रिएक्टेंट्स के दरमियान, उन बॉन्ड्स को मैंने A का नाम दिया हुआ है, ये A बॉन्ड्स है। ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे, A मॉलिक्यूल आकर B के साथ टकरा जाएगा और टकराने के बाद अगर इनकी काइनेटिक एनर्जी कम होकर पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए और वो पोटेंशियल एनर्जी इतनी हो कि वो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर हो या फिर एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा हो, तो A का ये एटम B के इस एटम को खींचने की कोशिश करेगा और नीचे वाले A के एटम दूसरे वाले मॉलिक्यूल के B के एटम को खींचने की कोशिश करेगा। यहाँ पर नए किस्म के बॉन्ड्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगे जिनको मैंने B से डिनोट किया हुआ है। अब A वाले बॉन्ड्स का क्या होगा, वो वीक हो जाएंगे और B वाले बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश करेंगे। अब इस हालत में पार्शियली ब्रोकन बॉन्ड्स भी है और पार्शियली फॉर्म्ड बॉन्ड्स भी है। A वाले बॉन्ड्स पार्शियली ब्रोकन नजर आ रहे हैं, B वाले बॉन्ड्स पार्शियली फॉर्मिंग है। तो हम इस हालत में चेक करें तो ये ट्रांजिशन स्टेट कहलाएगा या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। अब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के पास दो चांसेस है, या तो ये वापस B वाले बॉन्ड्स जो न्यूली फॉर्म्ड बॉन्ड्स है उनको तोड़कर वापस A वाले बॉन्ड्स को स्ट्रॉन्ग कर ले, रिएक्टेंट्स बना ले, या फिर ये A वाले बॉन्ड्स जो पार्शियली ब्रोकन थे उनको तोड़ दे, कंप्लीटली ब्रेक कर दे उनको और B वाले बॉन्ड्स को स्ट्रॉन्ग कर ले, प्रोडक्ट्स बना ले। तो ये ट्रांजिशन स्टेट की थ्योरी है। अगर मैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स के साइड पर जाना चाहूँ तो यही ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, और अगर मैं प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स के साइड पर आना चाहूँ तब भी मेरे पास यही ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा। एक्टिवेशन एनर्जी है क्या चीज़? अगर आप एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं तो रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स को एक मिनिमम अमाउंट की एनर्जी चाहिए होती है। उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल E और सबस्क्रिप्ट में स्मॉल a। ये एक्टिवेशन एनर्जी का सिंबल है। इसका यूनिट जॉल पर मोल या किलो जॉल पर मोल है। एक्टिवेशन एनर्जी प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के दरमियान एक एनर्जी का गैप है, एक बैरियर है। रिएक्टेंट्स डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकते जब तक इस बैरियर से गुजर न जाए, और प्रोडक्ट्स भी तब तक रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते जब तक एनर्जी के इस बैरियर से पास न हो जाए। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो उन्हें इस एनर्जी के बैरियर से, इस एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर से गुजरना होगा। अब ये गुजरेंगे कैसे? तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर वो पोटेंशियल एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर है या वो एनर्जी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना सके, तो अब वो इस बैरियर को पास कर चुके हैं। अब उनकी मर्जी है कि वो क्या वापस रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होना चाहते हैं या प्रोडक्ट्स में जाना चाहते हैं। अगर एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे हम, या रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी नहीं होगी, पोटेंशियल एनर्जी उनकी इतनी नहीं होगी कि वो एक्टिवेट हो जाए, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना सके, तो वो कभी भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकते। एक्टिवेशन एनर्जी के दो केसेस है। अगर हमारे पास रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो एक्सोथर्मिक में याद रखना हीट रिलीज होती है, तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट्स के अंदर ज्यादा एनर्जी होगी बनिस्बत प्रोडक्ट्स की। यहाँ पर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान ये प्रोडक्ट्स की एनर्जी
और ये आपके पास रिएक्टेंट्स की एनर्जी, इनके दरमियान जो गैप है उसको हम लोग डेल एच, इस डिफरेंस को डेल एच से शो करते हैं। अगर मैंने रिएक्शन स्टार्ट करना है तो मुझे क्या करना होगा, रिएक्टेंट्स को यहाँ से लेकर ऊपर तक, ये हमारे पास एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी है, इतनी एनर्जी देनी होगी जिसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। जब ये एनर्जी मिलेगी तो यहाँ पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर उसके पास दो चांसेस है, या तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो या वो वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो। याद रखना एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की पोटेंशियल एनर्जी प्रोडक्ट्स के निस्बत, ग्राफ के अंदर आप देख सकते हो एनर्जी ऊपर की जानिब वाई एक्सिस पर पड़ी हुई है, तो रिएक्टेंट्स की एनर्जी यहाँ पर है, प्रोडक्ट्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो प्रोडक्ट्स के निस्बत रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब अगर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात कर ले तो फिर रिएक्टेंट्स की एनर्जी नीचे आपके पास नजर आ रही है, वाई एक्सिस पर कम है, और प्रोडक्ट की एनर्जी लगभग यहाँ पर आ रही है इस चीज में, तो इसका मतलब प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज्यादा है। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के एनर्जी के दरमियान जो गैप है वो डेल एच से हमने शो कर लिया है, चेंज इन हीट एनर्जी या चेंज इन इंथैल्पी आप कह सकते हैं। अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो रिएक्टेंट्स की एनर्जी से लेकर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी तक जो एनर्जी है वो एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। रिएक्टेंट्स को इतनी पोटेंशियल एनर्जी गेन करनी होगी जितनी एक्टिवेशन एनर्जी है, तब जाकर वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना लेगा। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के पास फिर से डबल चांसेस है कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो या फिर वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो। एक्टिवेशन एनर्जी अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात की जाए या रिवर्स डायरेक्शन की बात की जाए किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, तो उनकी एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिफरेंट होगी और रिवर्स डायरेक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन लेता हूं तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड डायरेक्शन में कम होगी, जबकि रिवर्स डायरेक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी। यहां पर देख ले, यहां से लेकर यहां तक ये आपके पास ये पॉइंट है, इस पॉइंट तक ये एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी होगी। अगर मैं प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना चाहूं तो ये ज्यादा है, किसमें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। अगर मैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहूं तो मुझे यहां से यहां तक जंप करना होगा, तो ये एनर्जी कम है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में एनर्जी एक्टिवेशन वाली कम है और रिवर्स डायरेक्शन में ये एनर्जी ज्यादा है। दूसरी बात, अगर मैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात कर लूं तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये एनर्जी ज्यादा होगी और रिवर्स डायरेक्शन में ये एनर्जी कम होगी। यहाँ पे हम देख लेते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मैं यहाँ से यहाँ तक एनर्जी दे रहा हूँ तो ये ज्यादा एनर्जी है। अगर मैं रिवर्स डायरेक्शन में जाना चाहूँ तो ये प्रोडक्ट्स बन गए, यहाँ से मुझे सिर्फ और सिर्फ इस लाइन तक एनर्जी देनी होगी, ये एनर्जी हमारे पास कम है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी, रिवर्स डायरेक्शन में कम एक्टिवेशन एनर्जी। अब दो इंपॉर्टेंट बातें आपने जो याद रखनी है वो ये है कि वो रिएक्शन जो एक डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक होगा, याद रखना रिवर्स डायरेक्शन में वो हमेशा एंडोथर्मिक ही होगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पर रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा, प्रोडक्ट की कम, तो इसका मतलब है रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में पहुंचने के लिए इजाफी एनर्जी निकालनी होगी, तो ये एनर्जी रिलीज कर रहा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो रिएक्टेंट्स आपके पास हाई एनर्जी पे, प्रोडक्ट्स लो एनर्जी पे। जब मैं चेक करूंगा इस रिएक्शन को रिवर्स डायरेक्शन में, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में जाना चाहूं तो प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम, रिएक्टेंट्स की ज्यादा, तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में पहुंचने के लिए इन मॉलिक्यूल्स को एनर्जी एब्जॉर्ब करनी होगी, तो एंडोथर्मिक हुआ। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये एक्सोथर्मिक है तो रिवर्स डायरेक्शन में ये एंडोथर्मिक हुआ, सिंपल सी बात है। फास्ट रिएक्शंस हमेशा लो एक्टिवेशन एनर्जी रखते हैं, इसी वजह से वो तेजी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर उनकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती तो एनर्जी बैरियर ज्यादा होता, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए ज्यादा टाइम लगता। और स्लो रिएक्शन जो है वो हाई एक्टिवेशन एनर्जी रखते हैं, इसी वजह से उनके लिए एनर्जी बैरियर से गुजरना मुश्किल हो जाता है और वो प्रोडक्ट में इजीली कन्वर्ट नहीं होते, तो इसी वजह से उनके रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होते हैं। ये हमारा आज के लिए इतना ही टॉपिक था।
एक्टिवेशन एनर्जी, और उसके साथ साथ हमने पढ़ लिया ट्रांजिशन स्टेट। इसमें कोई भी इशू हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम इसके ऊपर फिर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।